Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Arshad Ansari from Aspire College Jhang. बेटा आज हम जो जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स। बेटा देखने में ऐसे आया है कि बहुत से ज़हीन बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में नहीं ले सकते। तो हमने वो उन चीज़ों को एनालाइज करना है कि किन वजूहात की बिना पर हमारे नंबर डिडक्ट होते हैं। तो हमने मैं इस मुख्तसर से लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसमें प्रेपरेशन के साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन पर भी फोकस होना चाहिए। अगर एक बच्चे ने सारा साल बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन उसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो अपने रिक्वायर्ड मार्क्स हासिल नहीं कर सकेगा और वो मेरिट की दौड़ में पीछे रह जाएगा। तो आज हम इस छोटे से लेक्चर में कोशिश करेंगे, एक ब्रीफ से लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाए और फिर कैसे कौन सी जगह हैं जहां पर आप नंबर लूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखें टोटल मार्क्स हमारे कितने होते हैं 100 और 3 आवर्स का पेपर है जिसमें उस पेपर को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा 20 मार्क्स का होता है और उसमें 30 मिनट्स दिए गए होते हैं आपको, और आपको पता है कि उसके बबल फिल करने होते हैं। अब 20 मार्क्स को मजीद 3 हिस्सों में, क्वेश्चन नंबर 1 उसको 3 हिस्सों में देखें डिवाइड किया हुआ है। सिनोनिम्स 10 मार्क्स, प्रेपोजिशंस 5 मार्क्स और सी करेक्शन ऑफ एरर्स ये 5 मार्क्स की है। इस तरह हमारे 20 मार्क्स हैं। अब जो सिनोनिम्स हैं बेटा, सिनोनिम्स की मैं फर्दर डिवीजन देखें आपको नजर आ रही होगी, मैंने लिखा है 3 + 3 + 4। इसका क्या मतलब है कि जो बुक 2 है हमारी, आपको पता है बुक 2 के 2 हिस्से होते हैं, पार्ट 1 ठीक है और पार्ट 2। पार्ट 2 जो हम हीरोज का पोर्शन कहते हैं, आपको मालूम है पार्ट 1 में 10 लेसन है, उन 10 लेसन में से 3 सिनोनिम्स आएंगे और जो अगला पोर्शन है पार्ट 2 जिसे हीरोज का पोर्शन कहते हैं और जिसमें से आपको 3 सिनोनिम्स आएंगे। और ये जो तीसरे नंबर पर मैंने 4 लिखा, ये हमारा नॉवल है मिस्टर चिप्स, उस मिस्टर चिप्स में से 4 सिनोनिम्स आएंगे। तो सिनोनिम की तो बेटा ये फिक्स तादाद है जो हमारे 10 आएंगे। फिर उसके बाद प्रेपोजिशंस हम याद करवाते हैं आप लोगों को। तो प्रेपोजिशन कैसे आएगी, एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट डैश माई एबिलिटीज, तो नीचे 4 ऑप्शन लिखी होंगी, तो उन 4 ऑप्शन में से आप प्रेपोजिशंस 4 ऑप्शन में लिखी होंगी, जो करेक्ट ऑप्शन होगी आपने उसका बबल फिल करना होगा। आपको मालूम है कॉन्फिडेंट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाई जाती है, तो जिस नंबर पर ऑफ मौजूद होगा बीटा में या चार्ली में, तो वो आपने बबल फिल करना होगा। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स ये है कि एक सेंटेंस दिया जाता है वो रॉन्ग होगा और उसको 4 मुख्तलिफ तरीकों से करेक्ट किया गया होगा, उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगी, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसका आपने बबल फिल करना होगा। तो इस तरीके से आपने, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के। अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, 30 मिनट्स है हमारे। हमने सबसे पहली जो फर्स्ट रीडिंग होगी ना, उस फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस पर हमें 100% श्योर होगा, जिन क्वेश्चंस पर हमें 100% श्योर होगा, उन क्वेश्चंस के हम बबल फिल करेंगे। जिन पर हमें थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उन पर हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट रीडिंग में लेट्स सपोज आप ये 20 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सपोज आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं, 100% आप श्योर हैं, तो आप 12 बबल फिल कर लें। अब होता ही है कि आपके 5 या 7 मिनट में ये हल हो गए, अब रह गए सिर्फ आपके 8 एमसीक्यूज। तो फिर अब आप पेनिट्रेट करके, खूब सोचो विचार करके उन 8 क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि अब आपकी क्या होगी, टेंशन फ्री हो गए कि 12 क्वेश्चंस आपने कर लिए, अब सिर्फ आपके 8 रह गए और टाइम आपके पास बहुत सारा पड़ा है। तो इस तरह आप बड़े सुकून के साथ
इजी होकर उन 8 क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन पर गौर फिक्र करें, और गौर फिक्र करने के बाद जो आप बेहतरीन ऑप्शन आपको, क्योंकि शुरू में बाज़ औक़ात इंसान टेंशन में होता है, लेकिन जो पेपर सॉल्व करता है वो टेंशन रिलीज होती चली जाती है और इंसान नॉर्मल होता चला जाता है। फिर इंसान को जो बातें भूल भी जाता है ना, वो रिकॉल होती हैं। तो जब रिकॉल होंगी तो वो 8 क्वेश्चंस भी आप बड़े आसानी से फिल कर लेंगे, उसके बबल फिल कर लेंगे। तो ये तो है बेटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर पर। सब्जेक्टिव पेपर में बेटा 80 मार्क्स का पेपर है आपका, और टाइम उसके लिए है 2.30, यानी कि 2.5 घंटे आपके लिए टाइम है। इस 2.5 घंटे में हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2, इसके 3 पार्ट्स हैं, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा देख, टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं सेकंड ईयर के पेपर में। अब वो 20 शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे हैं देखें, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, आपकी बुक 2 के 2 हिस्से हैं। देखें जैसे मैंने लिखा है ए शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 2 पार्ट 1, आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9 में से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए 12। इसी तरह जो हीरोज का पोर्शन है बुक 2 पार्ट 2, इसमें से 6 आउट ऑफ 9, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने, 12 मार्क्स हो गए। तो उसके बाद तीसरे सी जो पोर्शन है वो मिस्टर चिप्स का होता है। मिस्टर चिप्स में से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 8। इस तरह ये 16 मार्क्स हो गए। तो बेटा ये टोटल मिलाकर 40 मार्क्स बनते हैं, और ये बड़ा मेजर पोर्शन है सेकंड ईयर का। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में करना क्या है, देखें हमने इस पेपर के लिए देखें 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे का मतलब है आपके पास 150 मिनट्स हैं। 150 मिनट्स में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, ये 20 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लेट्स सपोज, मैं आपको कहता हूं कि देखें हमने क्या कहा, 150 मिनट्स है हमारे पास। इन 150 मिनट्स में हम 40 से 45 मिनट इन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रखते हैं, और ये तीनों पोर्शन बेटा आपने एक ही जगह पर करने हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगी, बस बिलफर्ज आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 पार्ट ए। अब आपको पता है पार्ट ए में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने, तो आपने सिलेक्शन कर लेनी है क्वेश्चन पेपर पर कि कौन से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर आते हैं। आपने एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखने। पेपर बच्चे क्या करते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। हो क्या रहा होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। आपने सिर्फ पहली अटेम्प्ट में 6 शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखने हैं आपने। और ये भी सबसे ज्यादा अक्लमंदी की बात होती है कि आपने चूज करनी है, सिलेक्शन आपकी बेहतरीन होनी चाहिए कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिवली जिन क्वेश्चंस के आंसर आते हो उसको क्वेश्चन पेपर पर टिक कर लें, और 6 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आप जो नंबरिंग आपके, लेट्स सपोज आप क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नंबर 4 नंबर ऐसे मेंशन करें, और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का हवाला दे दें यहां पर, ठीक है, ठीक है। अगर ब्राइट बॉयज अगर पूछा गया है हाउ डू द ब्राइट बॉयज फेल, ठीक है, तो आप यहां पर थोड़ा सा हवाला दे दें ब्राइट बॉयज, सिंपल इतना सा लिख दें, या इतना लिख दें फेलियर ऑफ ब्राइट बॉयज। तो होगा क्या, एग्जामिनर को मालूम हो जाएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। हमने एग्जामिनर को बेटा फैसिलिटेट भी करना है। जितना हम एग्जामिनर के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, जितना हम एग्जामिनर को टीज करेंगे, उतना ही हमें नुकसान होगा। फैसिलिटेट करना कि आपका पेपर पढ़ते हुए एग्जामिनर सुकून, रिलीफ महसूस करे और इजी गोइंग हो। तो 6 जब शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, फिर आप लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद आप लिखें पार्ट बी। अब पार्ट बी आपको पता है
ये बुक 2 पार्ट 2 का। इसी तरह यहां भी सिलेक्शन अच्छी करें आप। 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप यहां पर ऊपर जो आप 6 क्वेश्चन लिखे हैं, यहां पर एक की स्पेस छोड़ दें, वो एंड पर लिखेंगे आप, क्योंकि पहले आप रिक्वायर्ड जितना पेपर है वो हल करें। ठीक है, उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखें इसी तरीके से नंबरिंग देकर, इसी तरीके से हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा लिखकर। ठीक है, फिर सी पोर्शन करें मिस्टर चिप्स का, वहां आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने, तो वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। ठीक हो गया बेटा। इस तरह आपका ये आपने जहन में रखना है, 40 to 45 मिनट्स इसमें आपके स्पेंड होने चाहिए। अब हमारा तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट रह गए, 105 मिनट रह गए हमारे, बाकी हमने 150 मिनट गए थे। अब उसमें हमने पहले आप ईडीएम लिख लें। आप लिखे क्वेश्चन नंबर 4 ईडीएम्स, फिर वो वहां बेशक आपको अगर 5 से ज्यादा आते हैं, क्योंकि उस पर टाइम नहीं ज्यादा लगता, आप 5 से ज्यादा 6 आते हैं 7 आते हैं वो लिख दें। एक तरफ आप ईडीएम लिखें, तो करना क्या है आपने, हेडिंग दे क्वेश्चन नंबर 4, फिर लिखें ईडीएम्स, उसके बाद आप नंबर 1 पर लिखें। ठीक है, बिल फर्ज आपका ईडीएम आता है, देखें बिल फर्ज आपका ईडीएम आता है बरी द हेचेट, आप लिखें यहां पर बरी द हेचेट। ठीक है, पॉइंटर से लिखेंगे। ठीक हो गया। अगली लाइन पर उसका सेंटेंस बनाएंगे। जिस लाइन पर आपने ईडीएम लिखा है उस लाइन पर आपने सेंटेंस नहीं बनाना, पॉइंटर से आप लिखें ईडीएम और नीचे पेन से आपने क्या लिखना है, उसका सेंटेंस। इसी तरह आपने 6 या 7 ईडीएम जो लिखने हैं वो लिखें। इसमें मैक्सिमम आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, सपोज हम 10 मिनट लगा लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास 95 मिनट रह गए। ठीक है, 95 मिनट में अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए बेटा, एसे राइटिंग और ट्रांसलेशन। अब आपकी चॉइस है कि आप ट्रांसलेशन पहले करना चाहते हैं या एसे राइटिंग। अगर आपको एसे बहुत अच्छा आता है तो आप एसे लिखना शुरू कर दें। आप नीट एंड क्लीन एसे लिखना है। 95 मिनट बाकी है। मैं टाइम का भी आपको बता रहा हूं कि टाइम किस तरीके से आपने डिवाइड करना है। तो उसमें 95 मिनट्स है, 2 क्वेश्चन है, आप 60 मिनट ऐसे पे लगा सकते हैं। नीट एंड क्लीन लिखें। और मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसे लिखने के लिए हमने क्या करना है, आप लिखें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेट्स सपोज माय हीरो इन हिस्ट्री, आपका ऐसे आ गया। आप हेडिंग दें, देखें माय हीरो इन हिस्ट्री, देखें आंसर नंबर 3 माई हीरो इन हिस्ट्री। यह आपने बेटा हेडिंग दे ली, इसे अंडरलाइन कर दें। अब ये जो टाइटल लिखते हैं ना हेडिंग के तौर पर, इसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास कभी भी नहीं लगाएंगे, ये याद रखेंगे। मैं देखता हूं 80 to 90% बच्चे बिला वजह इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। हेडिंग पर कभी भी जो टाइटल लिख रहे होते हैं हेडिंग के तौर पर, उसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। फिर आप बेटा यहां पर हेडिंग देंगे पॉइंटर से आउटलाइन। अच्छा एसे, अच्छे नंबर लेने के लिए आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन, लफ्ज आउटलाइन होता है, आउटलाइंस नहीं होता, लफ्ज आउटलाइन होता है। उसके बाद आपने देखें नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ऐसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया बेटा। फिर इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखना चाहते हैं वो हमने, ये हमारी सब हेडिंग्स होंगी ABC। ठीक है, लेट्स सपोज हम माई हीरो इन हिस्ट्री लिख रहे हैं, हम यहां लिखते हैं डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बी अर्ली एजुकेशन। ठीक है, अब ये हमारे 2 पॉइंट्स हमने लिखे। अब इसका मतलब ये है कि आउटलाइन का बेटा मतलब ये होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है कि इस हीरो के बारे में आपने डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और उसकी अर्ली एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप नंबर 2
जो पॉइंट लिखेंगे वो अपने एस्से के मुताबिक आप लिखेंगे। ठीक है, ये आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन असल में ये होता है, ये आपका स्केच होता है जो आप एस्से लिख रहे होते हैं, जो आपने एस्से लिखना है बेटा, जितना मटेरियल उसमें डिस्कस करना है, असल में उसका आपने स्केच पहले देना होता है। ये नंबर 1 2 3 4 5 जो पॉइंट्स चलेंगे, ये मेन हेडिंग्स हैं, ये शो करेंगे कि आपका पहला पॉइंट, पहला पैराग्राफ कौन सा है। ये जो ABC आप लिखेंगे, इसका मतलब है उस पैराग्राफ में डिटेल क्या दी जाएगी। ठीक है, नंबर 2 पर फिर आपका का मतलब है सेकंड पैराग्राफ, फिर आप ABC लिखेंगे, इसका मतलब है कि ABC इस पैराग्राफ में कौन कौन सी आप डिटेल देंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। इस तरह ये होता है, ये है कि एक अच्छी आउटलाइन हेल्प करती है कि अगर आप एक एग्जामिनर या कोई भी रीडर अगर एस्से ना भी पढ़े तो उसको आउटलाइन पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि एस्से का मटेरियल क्या है। तो ये तो बेटा आउटलाइन बनाएंगे, जहां आपकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी उससे वेरी नेक्स्ट लाइन से आपने एस्से लिखना शुरू कर देना है। और एस्से में आपने जो, अब बच्चे पूछते हैं कि कितनी कोटेशंस होनी चाहिए सर, तो कोटेशंस देखें बेटा लिखी किस लिए जाती हैं? कोटेशन इसलिए लिखी जाती है कि जो आप बात कर रहे हैं उस बात को प्रूव करने के लिए आप कोट करते हैं। बाज बच्चे ना फैशन के तौर पर कोटेशंस ऐड कर रहे होते हैं बिला वजह, और एक एक पेज पर 3-3 कोटेशंस लिख रहे होते हैं। तो हमने फैशन के तौर पर कोटेशंस नहीं लिखनी, हमने कोटेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए लिखनी है। तो लिहाजा मैं तो हमेशा कहता हूं 6 to 7 मैक्सिमम शॉर्ट कोटेशंस बहुत हैं एक एस्से में, क्योंकि भरमार करने की आप लोगों को पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसलिए आप 6 to 7 कोटेशंस इनफ है। इस तरह बेटा आप एस्से लिखें, और एस्से फिर बच्चे पूछते हैं जी कितने पेज पर होना चाहिए। अब ये पेज भी बताने की मैं पोजीशन में नहीं हूं, क्यों? क्योंकि किसी बच्चे की लिखने का अंदाज, जो लफ्ज लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, कोई एक लाइन पर 3 लफ्ज लिखता है, कोई एक लाइन पर 6 लफ्ज लिखता है। तो आपको चूंकि लिख दिया जाता है 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है, अब ऐसे आप 5 पेज पे भी लिख लें, 6 पे भी लिख लें, लेकिन अगर टू द पॉइंट डिस्कशन होगी तो अगर आप ज्यादा भी लिख लेंगे तो वो बुरा नहीं लगेगा, और अगर आप थोड़ा सा कम भी लिख लेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपने पेजेस के बारे में एक डेफिनेट नहीं कहा जा सकता कि कितने पेज। मैंने जैसे बताया हर बच्चे की हैंडराइटिंग का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। हर बच्चे ने अपनी हैंडराइटिंग के मुताबिक उसको खुद डिसाइड करना है कि कितना 300 to 400 वर्ड्स। अमूमन ये 400 वर्ड्स हम कह लेते हैं कि एक नॉर्मल हैंडराइटिंग हो तो 5 या 5.5 पेजेस पर चला जाता है ऐसे 400 वर्ड्स का। तो लेकिन अगर हैंडराइटिंग आपकी कोई वेरी कर रही है, कोई छोटे लफ्ज है, तो आपको इससे कम पेजेस भी हो सकते हैं। बड़े लफ्ज लिख रहे हैं तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये पेजेस का मैंने आपको बता दिया। जब ऐसे आपका मुकम्मल हो जाए, अब लेट्स सपोज आपने 60 मिनट आपने लगा दिए, तो अभी भी आपके पास 35 मिनट पड़े, तो बेटा पूरा टाइम आपने सर्व करना है। पेपर देखें 2.5 घंटे के बाद आप उठ के पेपर देके चले जाएं तो आपको कोई मेडल नहीं मिल जाएगा। आपने पूरा पेपर पर पूरा टाइम फोकस करना है और इजी गोइंग होकर पेपर हल करना है। अब आपका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। एक आपको पता है उर्दू का एक कंटिन्यूअस पैसेज आएगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस पैसेज अनसीन होता है, उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। बेटा ट्रांसलेशन करते वक्त हमने 2 चीजों को जहन में रखना है। नंबर 1 टेंसेस और नंबर 2 वोकैबुलरी। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में अब देखें, आप इसको वोकैबुलरी कह लें, वोकैब कह लें, जो भी कह लें, वोकैब कहते हैं, वोकैबुलरी कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। तो ये जो टेंसेस की गलती है, सबसे ज्यादा पनिशमेंट किस पर मिलती है? टेंसेस की गलती पर। टेंस की गलती पर सबसे ज्यादा नंबर डिडक्ट होते हैं। उसके बाद वोकैब की अगर आप गलती करते हैं, बिलफर्ज अगर आपको एक आधे लफ्ज की इंग्लिश नहीं आ रही,
तो बेटा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसमें मिनिमम नंबर डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, आपने, मैं हमेशा बच्चों को क्या करता हूं, एडवाइस करता हूं कि आपने जो आपकी आंसर शीट है उसके आखिरी पेज पे चले जाएं, आखिरी पेज पर जाकर वहां लिख दें रफ वर्क, वहां पर आप पहले ट्रांसलेशन करें, एक एक जुमला पढ़ें, उसकी देखें टेंस कौन सा है, फिर ये देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है। आपको पता है एक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आ जाए, पैसिव कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो। ठीक है, तो अगर जब आप, अमूमन बच्चे इस चीज का ख्याल नहीं करते कि ये जुमला एक्टिव है या पैसिव है, तो क्योंकि आपको पता है एक्टिव का फॉर्मूला और होता है, पैसिव का फॉर्मूला और होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है टेंस की पहचान, नंबर 2 एक्टिव है या पैसिव। फिर जब आपको पता चल गया, लेट्स सपोज ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये एक्टिव वॉइस है, तो अब आपको पता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को लगाकर आप जुमला हल करें। इस तरह सुकून से आपने पेपर, उस क्वेश्चन को रफ पेज पर, और रफ पेज कौन सा है, आपकी आंसर शीट का आखिरी पेज, उसको आपने रफ के तौर पे यूज करना है। वहीं पर आप कटिंग करें, ओवर राइटिंग करें, जो करना है वहीं पर करें। ठीक है, वोकैब के बारे में अगर आप कहीं पे बिलफर्ज आपको नहीं आ रही तो उसकी जगह छोड़ दें, बाद में इंसान को याद आ जाती है। ठीक हो गया, उसके बाद इस तरीके से पूरा पैराग्राफ आप सॉल्व कर लें रफ, और फिर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हमेशा पैराग्राफ की शक्ल में लिखनी है। बाज बच्चे क्या करते हैं, एक जुमला उर्दू का लिखा, फिर इंग्लिश लिखी, फिर उर्दू लिखी, फिर इंग्लिश लिखी, ऐसे नहीं करना। सेंटेंस की शक्ल में ट्रांसलेशन नहीं करनी, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पैराग्राफ की फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो इसमें आपने, और उर्दू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उर्दू एग्जामिनर के पास है। आप इंग्लिश, इस सारी इंग्लिश क्या करेंगे, इंग्लिश लिखें। अब क्या करना है, जस्ट आपने जहां इसकी जगह बनती है, आप अपनी आंसर शीट पर वापस आए, आप वहां पर लिखें क्वेश्चन नंबर 5, आप हेडिंग दें ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। जस्ट आपने क्या करना है बेटा, जो आपने पीछे रफ पर वो पैराग्राफ लिखा है, उसको जस्ट आपने क्या करना है, उसको नकल करके, कॉपी करके, उसकी असल एक्चुअल प्लेस पर आपने लिख देना है। अब इससे क्या होगा, एक तो जहां पर आपने लिखना है इसको, ना वहां पर कोई कटिंग होगी, ना कहीं ओवर राइटिंग होगी, नीट एंड क्लीन होगा। लेट्स सपोज आपने 20 मिनट लगाए वो रफ वर्क पर, तो अभी भी आपके पास 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो हमने वो उठाकर पैसेज उसकी रियल जगह पर लिखा, और बाद में वो जो रफ वर्क किया था उसको आप एक दफा बस क्रॉस कर दें, एक दफा ऐसे ऐसे क्रॉस लगा दें, इसको बार बार ऐसे लाइनें लगाने की जरूरत नहीं। वो ऊपर लिखा होगा आपका रफ वर्क, और ये भी एक अच्छा इंपैक्ट देकर जाता है कि यार इस स्टूडेंट ने देखें कितनी लेबर की है, पहले इसने रफ वर्क किया, फिर इसने लिखा है। इस तरह आपका नीट एंड क्लीन पेपर होगा। अब 15 मिनट बच गए आपके, 15 मिनट्स अब भी स्पेयर हैं आपके पास। अब इन 15 मिनट्स को आप, सबसे पहले आपने पेपर को रीड करना है सारा A to Z, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली कुछ एरर्स कर जाते हैं। बाद औक़ात हम लिख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं हम सही लिख रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली वो एरर हो रही होती है। तो हमने क्या करना है बेटा, वो 15 मिनट्स हमने A to Z पेपर को क्या करना है, पढ़ना है। और आप जब पेपर को रीड कर रहे होते हैं, ये बात बेटा जहन में रखें, आप अपने 5 से 10 मार्क्स सेव कर रहे होते हैं, 5 to 10 मार्क्स आप अपने बचा रहे होते हैं। बहुत सारी गलतियां जो अनकॉन्शियसली आप कर जाते हैं या रह जाती हैं, वो आप उनको दुरुस्त कर रहे होते हैं। अब रिवीजन करने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए, तो अब वो जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अब लिखें, ये जगह है एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की। वगरना एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अगर शुरू में लिखेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। होता क्या है कि आपने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पर ज्यादा वक्त लगा लिया, और एंड पर जनाब ट्रांसलेशन के लिए आपके लिए 10 मिनट बचे, और उस 10 मिनट में आप अफरा तफरी में ट्रांसलेशन करते हैं, और वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप अपनी सारी मेहनत जो पूरे साल की हुई होती है वो खराब कर लेते हैं, जस्ट केयरलेसनेस की वजह से। लिहाजा बेटा, ये जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताई, इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन करने के बाद लाइन लगाइएगा, और नया क्वेश्चन शुरू करेंगे, हेडिंग दीजिएगा,
ठीक है। और एक क्वेश्चन के, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स इकट्ठे करने हैं, ए बी सी। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट करें फिर आप ईडीएम लिख दें फिर आप बी पार्ट करें, ऐसे नहीं। इस तरह आप एग्जामिनर को क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। मैंने पहले बताया जितना हम एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे उतने हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह ये बातें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप इन पर फोकस करेंगे, अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपकी मेहनत आपको कामयाबी अता करे और आप अपने मकासद में कामयाब हों। अल्लाह हाफ़िज़।